Hello everyone, myself Akib Siddiqui. Today I am going to teach you the third lecture for your DC circuits and measurements. इस लेक्चर में हम लोग KVL और KCL के लाइव एग्जांपल्स देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। KVL और KCL एक साथ अप्लाई करेंगे किसी भी DC सर्किट में, कैसे हम लोग इन दोनों लॉस को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला सर्किट हमारा जो है, मान लेते हैं कि कुछ ऐसा है। हेडिंग डालें जरा आप लोग। ये मान लीजिए एक हमारा ये ईएमएफ सोर्स है। ये ओवरऑल सर्किट है, इसे बनाया आप लोग। अब इस सर्किट में ये मान लीजिए यहाँ से I1 करंट निकल रहा है और मान लीजिए यहाँ से I2 करंट निकल रहा है, और हमें क्या निकालना है, I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल सर्किट को पहले सॉल्व करने से पहले इसकी पूरी एक चीज हम लोग एनालाइज करेंगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हमारे पास दो करंट सोर्सेज हैं, वोल्टेज सोर्स है जो हमारा ईएमएफ है, E1 और E2। यहाँ से I1 निकला, तो कैसे करंट जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा, क्योंकि इसके रूल्स ज़्यादातर लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इसे आसान कर दूंगा। जैसे यहाँ पे करंट आया, मान लीजिए ये करंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ से मान लीजिए कोई ऐसी ब्रांच है, ये I1 आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, I2 आ रहा है। तो KCL लगाएंगे तो यहाँ से जो नया करंट निकलेगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2। ठीक है, ये तो निकलेगा ना। तो यहाँ पे कौन सा करंट आएगा, I1 प्लस I2। यही करंट पूरा यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक पूरा I1 प्लस I2। कहीं पे डिवीजन तो हो नहीं रहा करंट का, स्ट्रेट जाएगा वहीं पे। यहाँ पे फिर से इस बैटरी से जितना करंट निकला था उसमें चला जाएगा वापस, और इस बैटरी से जितना निकला था उतना करंट आएगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए कुछ रूल्स हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, जैसे कि पॉजिटिव हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव होता है लोअर पोटेंशियल पे। और अगर किसी सर्किट में हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो नेट वोल्टेज क्या लेंगे, नेगेटिव वोल्टेज। और किसी में अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो नेट वोल्टेज क्या लेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज। और इन अ क्लोज लूप नेट वोल्टेज कितना होगा हमारा, 0। ठीक है, और रूल कौन सा फॉलो करना है, इस वाले को फॉलो करना है। इस चीज को जरा आप लोग एक बार नोट करें। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमें ये रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमारे पास देखिए क्लोज लूप कितने हैं, A B C D E F, इनकी मीनिंग कर देंगे, ठीक है, जितने कॉर्नर्स हैं। अब हम बात करेंगे लूप A B C D की बात करते हैं। नेट वोल्टेज को हमें क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे, यहाँ से यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जाना होता है। अब देखिए ये रूल ईएमएफ पे भी अप्लाई होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव अगर जाएंगे तो माइनस कहा गया, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे ईएमएफ को, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो इस ईएमएफ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब इट विल बी टेकन एज अ
पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया हमारा E1 नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ गए। अब देखिए अब क्या करना है कि हमें अंदर जाना है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, क्या हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो इसको क्या लेंगे। अब देखिए ये पॉइंट करंट इधर से इधर आ रहा है, मतलब कि इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, और यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तभी करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, और करंट इधर से इधर आ रहा है, दिख रहा है हमें एक्चुअल में भी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा बताइए, IR होता है, तो करंट कितना I2 और R कितना होगा R2, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ इसका वोल्टेज कितना ले लेंगे प्लस I2 R2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गए, यहाँ से अब देखिए यहाँ पे आ गए, ये पूरा लूप घूमना है, यहाँ से चले ऐसे 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 चले, तो यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ करंट जाहिर सी बात जा भी रहा है I1 जा रहा है, तो ये हायर पे होगा ये लोअर पे होगा, यहाँ एक्चुअली दिख भी रहा है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हुए इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय दी रेजिस्टेंस, मतलब कि माइनस I1 R1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए बात आती है लूप की, दूसरे वाले लूप की। लूप आपका क्या है DCFE, मतलब कि DCFE नेगेटिव से पॉजिटिव चले, ऐसे चलना, नेगेटिव से पॉजिटिव चले तो इस EMF को क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। ठीक, अब देखिए यहां से यहां आ गए, यहां से यहां जा रहे हैं, मतलब क्या है ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे, तभी तो करंट यहां से यहां जा रहा है, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ अ लोअर पोटेंशियल। तो यहां से यहां जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, ऐसे जा रहा है ना करंट I1 प्लस I2, तो यहां से यहां जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या लिखा है मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव जाने की नेगेटिव वोल्टेज, अब इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा करंट फ्लोइंग इन इट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, तो माइनस IR, तो I करंट कितना है R कितना है। ठीक, अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब ये हायर पे होगा ये लोअर पे होगा, तभी तो जा रहा है करंट, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, क्योंकि हायर टू लोअर, तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा इसका वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पे क्या लेना है नेगेटिव वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा IR, मतलब करंट फ्लोइंग इन इट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस, मतलब कि I2 R2 इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये पूरा आपका दो इक्वेशन मिल गई। अब आपका अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन होता तो E1 और E2 की वैल्यू दी होती, और R1 और R2 और R3 की वैल्यू दी होती, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक आपका एग्जांपल हो गया, इसे नोट कर लें। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमारा अब अगला टॉपिक आता है व्हीटस्टोन्स ब्रिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन अक्सर इसका बोर्ड्स में या किसी कंपटीशन में आ ही जाता है, चाहे नीट हो चाहे जेई हो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आपका व्हीटस्टोन्स ब्रिज। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए व्हीटस्टोन्स ब्रिज। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, इसमें करना क्या होता है। मान लीजिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये आपका कोई P रेजिस्टेंस है और ये इधर है, ये आपका कोई Q रेजिस्टेंस है और ये आपका इधर है, ये आपका R है और ये कोई ऐसा रेजिस्टेंस है, ये आपका ऐसा, ठीक है। और बीच में एक कोई गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये इसके कॉर्नर्स पे कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अब हम लोग इसमें पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट वन इज योर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज।
बैलेंस्ड होगा तब। बैलेंस्ड होने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये सब रेजिस्टेंस की वैल्यूज हैं P Q R S, तो फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वी मस्ट हैव दिस रेशियो टू बी इक्वल, P by Q शुड बी इक्वल टू R by S, तभी ये क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये बैलेंस कब होगा, जब ये रेशियो इक्वल होगा। अब बैलेंस में होगा क्या, गैल्वेनोमीटर क्या है, ये करंट सेंसिंग डिवाइस है। मतलब कि अगर ये सेंटर पे रहता है ऐसे, और अगर पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा इसकी एरो, और नेगेटिव फ्लो करेगा तो इधर, और अगर ये एकदम बीच में है तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो जब ये बैलेंस हो जाएगा तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जी फॉर यहां पे गोट नहीं है, ठीक है, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। मतलब जब ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, मतलब P by Q is equal to R by S हो जाएगा, तो we will have no deflection in the galvanometer। मतलब ये कि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे V है तो यहाँ पे V हो जाएगा, यहाँ V1 है तो यहाँ V1 हो जाएगा, क्योंकि करंट वहीं पे फ्लो करता है जहां पे दो अलग अलग पोटेंशियल्स होते हैं। और फ्लो कहां से कहां करता है, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। लेकिन जब दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। और ये सिचुएशन कब होगी, जब P by Q is equal to R by S होगा। जैसे कि पानी, वाटर की टेंडेंसी, वाटर की या किसी फ्लूइड की टेंडेंसी क्या होती है, हमेशा हायर हाइट टू लोअर हाइट जाता है। लेकिन अगर दो फ्लूइड सेम हाइट पे रखे तो क्या दोनों फ्लो करेंगे, नहीं फ्लो करेंगे, क्योंकि जिस तरह से फ्लूइड की टेंडेंसी होती है या वाटर की टेंडेंसी होती है हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल जाता है, उसी तरह से करंट की भी टेंडेंसी होती है कि हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। और जब दोनों ही तरफ का पोटेंशियल सेम होगा तो करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखिए इसका एक एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमारा 20 ओम है और ये हमारा 30 ओम है, ठीक है, और ये हमारा 40 ओम है और ये 60 ओम है। तो हम देखें जरा क्या ये रेशियो सेम है या बैलेंस व्हीटस्टोन भी है नहीं। तो P by Q कितना आएगा, 20 by 30। तो देखें क्या इसके बराबर है, ये 40 by 60 के बराबर है। मतलब 2 by 3 is equal to 2 by 3। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि ये दोनों रेशियो क्या आ गए हमारे, बराबर आ गया। P by Q is equal to R by S हो गया। And this is the condition for your balanced व्हीटस्टोन ब्रिज। That means there will be no deflection in the galvanometer। अब देखिए इस डेटा को कुछ पल के लिए भूल जाएं, ठीक है, मतलब कि ये कोई एक एग्जांपल करते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का। यहां पे गैल्वेनोमीटर की बजाय अगर कोई रेजिस्टर भी लगा दें हम लोग, यहाँ पे हमने कोई रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये आपका 4 ओम है और ये 12 ओम है, ठीक, और ये 20 ओम है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कितना करंट यहाँ से गया और ये वापस आया। तो सबसे पहला काम इस तरह का अरेंजमेंट हमें जहां कहीं भी दिखेगा पहले हम इस रेशियोज को चेक कर लेंगे, क्योंकि ऐसे सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखिए जरा भाई रेशियो 2/6 क्या 4/12 के बराबर है? देखिए रेशियो इक्वल आ रहा है। वैल्यूज जरूरी नहीं कि सेम होगी, यहाँ जो हो यहाँ हो, यहाँ जो हो वो यहाँ भी है, नहीं, रेशियो शुड बी इक्वल। तो रेशियो इक्वल हो रहा है तो सिंपल सा क्या मतलब हो रहा है भाई कि हमारा ये बीच वाला रेजिस्टर जो है किसी मतलब का नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए लगा हुआ है। तो अगर कोई चीज का काम ही नहीं है, यहाँ से यहाँ करंट जा ही नहीं रहा, मान लीजिए यहाँ पे I1 करंट गया था,
और यहाँ I2 गया था, ये गया, तो यहाँ पे करंट तो जाएगा ही नहीं, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये करंट पूरा स्ट्रेट निकल जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो इसको हम यहाँ से हटा ही देंगे, ठीक है। तो अब जो भी करंट होगा यहाँ से जाएगा पूरा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे I1 आया था और यहाँ पे ये I2 आया था, और दोनों कंबाइन होकर यहाँ से I1 प्लस I2 निकलेगा, और वही हमारा I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर ही तो होगा भाई, I ही तो बटा है, तो वही यहाँ पे आके फिर से वही हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक। अब देखिए बहुत आसान हो गया, सीरीज पैरेलल डिसाइड करना है, तो हमारा पहली बात तो यहाँ से करंट गया, पहले करंट के पाथ को डिसाइड करते हैं, कहाँ से जाएगा कैसे जाएगा। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, तो यहाँ पे करंट बढ़ गया। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये दोनों ब्रांचें आपस में क्या है, पैरेलल में। लेकिन ऊपर वाली ब्रांच को देखें, तो ये यहाँ से गया, कहीं पे भी करंट का डिवीजन हो, बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक पाइप, ये कितना भी मुड़ा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन कहीं पे करंट का डिवीजन नहीं हो रहा। डिवीजन कहाँ पे होता है, जहाँ पे जंक्शन आता है, यहाँ पे जंक्शन आया ही नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट है, जंक्शन नहीं। तो यहाँ से सीधा गया करंट, यहाँ पे आया, यहाँ पे वापस आ गया, और यही हाल यहाँ पे गया। तो एक चीज समझ में आ गई कि ये दोनों जो है रेजिस्टेंस आपस में क्या है, सीरीज में। और सीरीज के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सिंपली इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। जब इनको सिंपली जोड़ देंगे तो ये 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 ओम, और इन दोनों को सिंपली जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 12 + 4 16 ओम, और इनके अक्रॉस एक वोल्टेज लगा हुआ है। मान लेते हैं इसमें वोल्टेज की वैल्यू आपको दी हुई है 12 वोल्ट, ठीक है। ये वोल्टेज किसके बराबर है, 12 वोल्ट के बराबर। अगर आंसर निकाल के दिखाना हो तो आप लोग के समझने के लिए एग्जांपल है, ठीक है। तो अब ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल में हमने क्या सीखा है, 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/8 + 1/16, मतलब कि 1/r इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, इधर जाएगा 16 + 8/16 × 8। तो R इक्विवेलेंट आपको कितना आ जाएगा, 16 × 8/24, 16/3 आएगा। देख लीजिए, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ भी रेसिप्रोकल होगा। तो आपका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 16/3 ओम, और I = कितना होता है, I = क्या होता है, V/R। जी कितना था आपका, 12 वोल्ट, 12/R, R नीचे आएगा, I = 12/16 × 3। तो आपका आंसर मेरे ख्याल से I = 9/4 एम्पियर्स। तो ये चीज़ समझ में आई कि सर्किट कितनी आसानी से सॉल्व होता है, इसे नोट करें आप लोग।